गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट साइंस में जो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं वो बायोलॉजी है। और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रुधिर के कार्य। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप इस तरीके से लिखेंगे कि रुधिर के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आंसर में आप हेडिंग नोट करेंगे रुधिर के कार्य। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ब्लड। रक्त शरीर के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्य संपादित करता है। फर्स्ट है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। रक्त में उपस्थित आरबीसी इट मीन्स रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो श्वसन क्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा रक्त के साथ बहकर ऊतकों में पहुंचकर पुनः हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। यह ऑक्सीजन ऊतकों की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। सेकंड इज पोषक पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अवशेष क्रिया के फलस्वरूप अवशोषित पदार्थ छोटी आंत में रक्त में मिला दिए जाते हैं। यहाँ से रक्त इन्हें ऊतकों तक पहुँचाता है। अगला है थर्ड शरीर के ताप का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रुधिर शरीर में प्रत्येक स्थान पर परिभ्रमण करता है, अतः यह संपूर्ण शरीर के ताप का नियंत्रण एवं नियमन करता है। फोर्थ इज उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। रक्त शरीर में होने वाली उपापचय मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचय क्रियाओं का परिमाण स्वरूप बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया आदि को उत्सर्जी अंगों जैसे वृक्क आदि तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह श्वसन के परिणाम स्वरूप बनी कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है जहां से यह बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड फिफ्थ इज रोगों से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। ये प्रोटेक्शन है, PROTECT। रक्त में पाई जाने वाली WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स शरीर में आए हानिकारक रोगाणुओं को खाकर नष्ट कर देती है जिससे हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होती है। नेक्स्ट एंड सिक्स्थ इज रक्त का थक्का बनना या घाव भरना, हीलिंग ऑफ वाउंड। रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन चोट लगने या कट जाने पर रक्त बहने की स्थिति में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है जिससे शरीर से अधिक रक्त स्राव नहीं हो पाता है। सेवेंथ इज रक्त को जमने ना देना। रक्त में हिपेरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त वाहिनियों में रक्त के बहते समय थक्का नहीं बनने देती है जिससे हृदय आघात से बचाव होता है। समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन। रक्त पूरे शरीर में परिभ्रमण करता है अतः यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है रुधिर स्कंदन या रक्त का थक्का बनने की क्रिया विधि को समझाइए। ठीक है, आंसर में हेडिंग नोट करेंगे रुधिर स्कंदन या रक्त का थक्का बनना, ब्लड क्लॉटिंग। शरीर में चोट लग जाने पर या कट फट जाने पर शरीर में से रक्त प्रवाहित होने लगता है परंतु रुधिर का थक्का जमने पर रक्त प्रवाह रुक जाता है। रक्त का थक्का बनने की क्रिया एक जटिल रासायनिक क्रिया है। इसे हम निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में वर्णित कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था में जैसे ही चोट लगने पर रक्त शरीर से बाहर हवा के संपर्क में आता है
रक्त की प्लेटलेट्स टूटकर प्लेटलेट्स फैक्टर 3 मुक्त करती हैं, जो रक्त के प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम आयन Ca+ की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एलिमेंट में परिवर्तित कर देता है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस Ca+ इज इक्वल टू थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेकेंड स्टेज, द्वितीय अवस्था में थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में उपस्थित एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन की डिप्टेस एंजाइम तथा Ca+ आयनों के द्वारा निष्क्रिय अवस्था में बदल देता है, जिससे थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थर्ड स्टेज, तृतीय अवस्था, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन नामक घुलनशील प्रोटीन पाई जाती है, जो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतु रूप प्रोटीन में बदल जाती है। ये प्रोटीन तंतु घाव वाले स्थान पर घना जाल बना देते हैं। इस तंतु जाल में रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं तथा रक्त का थक्का बन जाता है। नेक्स्ट इज घुलनशील प्रोटीन फाइब्रोनोजन। थ्रोम्बोप्रोटीन की उपस्थिति में क्या होता है, ये फाइब्रिन को अघुलनशील प्रोटीन में बदल देती है, जो कि हमें खुरंड के रूप में दिखाई देने लग जाता है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी को परिभाषित कीजिए। आंसर में हम हेडिंग नोट करेंगे प्रतिजन। शरीर में प्रोटीन प्रकृति के रक्त में पाए जाने वाले पदार्थों को प्रतिजन कहते हैं। ये लाल रक्त कोशिकाओं की दीवार पर उपस्थित होती है। यह 2 प्रकार की होती है, प्रतिजन ए तथा बी। प्रतिरक्षी शरीर में प्रतिजनों का प्रभाव नष्ट करने तथा इसके दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा का गुण जीवों में स्वाभाविक तथा उपार्जित होता है। प्रतिरक्षी का निर्माण क्षमता के प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरोधक करने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा का गुण जीवों में स्वाभाविक तथा उपार्जित होता है। प्रतिरक्षी का निर्माण रक्त की लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे आप, विसरण किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर है, आंसर में आप हेडिंग नोट करेंगे विसरण, डिफ्यूजन। विसरण वह क्रिया है जिसमें अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणु कम सांद्रता वाले विलयन के अणुओं की ओर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, उच्च श्रेणी के पौधों में विसरण का महत्व बताइए। आंसर में नोट करेंगे आप हेडिंग उच्च श्रेणी के पौधों में विसरण का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन हायर प्लांट्स। फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण क्रिया के लिए ऑक्सीजन O2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैसों का स्टोमेटा द्वारा आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। सेकंड इज वाष्पोत्सर्जन क्रिया में पौधे जल वाष्प को विसरण द्वारा ही उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप, परासरण किसे कहते हैं। परासरण ऑस्मोसिस, जब भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चले जाते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण क्रिया 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है अंतःपरासरण एंडोऑस्मोसिस, जब बाहरी ओर के कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक के अणु अंदर की ओर स्थित अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं तो इस प्रकार के परासरण को अंतःपरासरण कहते हैं।
सेकंड इज बाह्य परासरण, एक्सोऑस्मोसिस। अंतर परासरण के विपरीत बाह्य परासरण में अंदर के विलयन के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बाहर की ओर गति करते हैं। जैसे जब अंगूर को चीनी के घोल में डाला जाता है तो कुछ समय पश्चात अंगूर पिचक जाता है, क्योंकि बाहर का चीनी का घोल गाढ़ा हो जाता है जबकि अंगूर के अंदर का घोल पतला होता है। अतः चीनी के घोल के पानी के अणु अंगूर की बाहरी दीवार अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अंगूर के अंदर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करना है आपको, स्फीति दाब किसे कहते हैं? स्फीति दाब सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में जल परासरण द्वारा कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि बाह्य सांद्रण से कोशिका द्रव्य का सांद्रण अधिक होता है जिससे कोशिका फूल जाती है तथा कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति पर दाब उत्पन्न करता है। कोशिका की इस स्थिति को स्फीति टर्जिडिटी कहते हैं तथा कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाले बाहर की ओर दाब को स्फीति दाब टर्गर प्रेशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भित्ति दाब किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। उत्तर में आप हेडिंग नोट करेंगे, भित्ति दाब वॉल प्रेशर। जब कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर स्फीति दाब डालता है तो कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका द्रव्य पर एक विपरीत दाब बनकर दाब अंदर की ओर लगता है। इस दाब को भित्ति दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परासरण का महत्व बताइए। हेडिंग नोट करेंगे, परासरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। पौधों में परासरण का महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे, जल के अवशोषण में, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पौधों की जड़ों में उपस्थित मूल रोमों द्वारा जमीन से जल का अवशोषण परासरण क्रिया द्वारा होता है। अगला है मूल दाब, रूट प्रेशर। परासरण क्रिया द्वारा ही मूल दाब उत्पन्न होता है। इसमें मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल जाइलम वाहिकाओं द्वारा ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट एंड थर्ड इज जल वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जाइलम ऊतकों से पत्तियों के मेसोफिल कोशिकाओं तक जल का वितरण परासरण क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट इज स्फीति टर्जिडिटी, जैसे कोई सेल जो है वो टाइट हो जाती है, वो करेक्ट है। परासरण द्वारा नवजात पौधों में स्फीति उत्पन्न होती है जो पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करती है, सहायक प्रदान होती है। नेक्स्ट इज परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण क्रिया द्वारा पौधों में परासरण दाब उत्पन्न होता है। यह दाब विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छी तरीके से नोट करेंगे एंड लर्न कर लेंगे। ओके।